इसके ऊपर फैसला करेंगे। अगर तो वो आपको स्टे देते हैं तो फिर 5 साल का आपको और बच्चों को रिफ्यूज स्टेटस मिल जाएगा। अगर तो रिफ्यूज़ करेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल आपके पास अपील का राइट होगा। तो जहाँ तक एमनिस्टी का ताल्लुक है तो हमेशा से कोई ना कोई स्कीम पॉलिसी एमनिस्टी आती रही है। अभी जिस तरह लास्ट टाइम 2007 में लेगेसी आई थी, अभी तक वो चल रही है। तो नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट चेंज होगी, माइट भी कोई पॉलिसी ये जाते जाते निकाल ले या फिर कोई नई गवर्नमेंट आए वो आके निकाले। मगर हमेशा से पॉलिसी से उन्हीं लोगों को फ़ायदा होता है जिनका कोई क्लेम होता है, जिनका कोई केस लगा होता है। अगर किसी बंदे का कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी ने अपनी कोई एप्लीकेशन नहीं भेजी, तो उसको किसी पॉलिसी स्कीम एमनिस्टी से फ़ायदा नहीं होगा। तो फिलहाल अभी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, ना ही कोई स्पेसिफिक अनाउंसमेंट है। जैसे कोई स्कीम की अनाउंसमेंट होगी तो मेरा प्रोग्राम देखते रहिएगा, मैं आपको प्रोग्राम में अपडेट करूंगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। आदिल भाई, मैंने आपको पहले भी फोन किया था। मैं आपका प्रोग्राम हर वीक देखता हूँ। अच्छी बात है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे है। थैंक यू। थैंक यू। आदिल भाई, मैं वो लेडी के बारे में बात कर रहा था, आपको बताया भी था कि उसका दो बच्चे उसने सलाम किया 2011 में। ठीक। 9 सितंबर में 2011 सितंबर में उसने सलाम किया था। ठीक। तो अभी उसका सारा कोड रिफ्यूज हुआ। अच्छा। सारे सब कुछ रिफ्यूज हुआ, सिर्फ वो साइन के लिए जाते एवरी वीक, उसको कर दिए। ठीक। तो अभी उसने मतलब पिछले 2 महीने पहले उसको रिफ्यूज किया था फ्लैश क्लेम। अच्छा। लेकिन इसका वकील को भी नहीं बताया था, ना इसको लेटर आया था। ठीक। और इसने फिर 21 तारीख को इसको टिकट इशू किया था। अच्छा। तो जब ये साइन पे गया तो साइन के दौरान इसको वो दिया, टिकट दिया। ठीक। जब टिकट दिया तो फिर इसने अगले नेक्स्ट वीक में इसने फ्लैश क्लेम डाल दिए। अच्छा। तो अभी हम समझ नहीं आ रहे कि हम टिकट के अलावा अभी क्या करें, टिकट कैसे कैंसिल होगा, अभी क्या होगा, आगे नेक्स्ट क्या होगा। ये घर छोड़े, अगर घर छोड़े तो 4 महीने मतलब 4 साल के बाद इसको 7 साल के बेस पे बच्चों के थ्रू पे मिलता है कि नहीं, अगर ये आ जाए। या घर ना छोड़े इसके साथ मतलब जंगवाई टिकट के दौरान आएगा कि नहीं, ये फ्लैश किया जाए। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ जी, इनका केस काफ़ी हद तक पेचीदा हो गया है, तो काफ़ी हद तक आगे भी चला गया है, जिसकी वजह से होम ऑफिस ने इनको टिकट दे दी है। तो जो फ्रेश क्लेम किया उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी होम ऑफिस ने उनके असाइलम केस के ऊपर डिसीजन कर दिया था। कोर्ट ने मैटर देखा, उसके बाद दोबारा फर्दर सबमिशन की थी, वो भी होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ कर दी। तो जो अभी फ्रेश क्लेम किया उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं होती। होम ऑफिस के ऊपर कोई लीगल एप्लीकेशन नहीं है कि उस फ्रेश क्लेम के ऊपर वो डिसीजन करे। तो फिलहाल अभी इनके पास एक ऑप्शन है कि जो उनका होम ऑफिस ने केस रिफ्यूज़ किया है उसके खिलाफ ये हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकती हैं, जुडिशल रिव्यू के लिए एप्लीकेशन जमा करा सकती हैं। अगर हाई कोर्ट में चले जाते हैं तो फिर जो टिकट होगी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। मगर फिर भी हाई कोर्ट में जाके जो पेपर वगैरह आता है कोर्ट से वो होम ऑफिस को भेजने पड़ते हैं, उनको बताना पड़ता है कि अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है। इस बेसिस के ऊपर होम ऑफिस को चाहिए कि वो टिकट कैंसिल करें, तो फिर वो टिकट कैंसिल कर देंगे। तो बेहतर है किसी अच्छे से वकील से जाके मिले, उनको सारा पेपर बताएं, वो देखते साथ ही बता देंगे कि इधर अभी इनका कुछ बनना है या नहीं, या फिर इनको थोड़ा अर्सा और वेट करना पड़ेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। ठीक हो? वालेकुम सलाम। बिल्कुल जी, ठीक ठाक। अच्छा, मेरा सवाल थोड़ा सा लंबा है। मैं 2007 में आया था। अच्छा, ठीक। और मैंने 2012 में ह्यूमन राइट्स पे एप्लीकेशन की थी। ठीक। और रिजेक्ट कर दी उन्होंने। अभी मैंने एक यूरोपियन लड़की से शादी की है। ठीक। और इस्लामी शादी की है अभी। ठीक। और मुझे अभी रजिस्टर करानी है इंग्लिश मैरिज। ठीक। और मैंने केस अप्लाई, मेरे सॉलिसिटर ने उसको केस अप्लाई कर दी है ऑलरेडी। ठीक। कौन सा केस अप्लाई किया अभी? यही अप्लाई किया शादी की बेस पे। और क्योंकि अभी मेरे लेटर आ गया, कोई नहीं है, एक्नॉलेजमेंट आई है कि नहीं आई? एक्नॉलेजमेंट बिल्कुल आ गया मेरे पास, सब कुछ उन्होंने वो लेटर दे दी है। ठीक। और अभी मुझे शादी रजिस्टर करानी है और मैं रजिस्ट्री ऑफिस गया, वो बोलते हैं कि पासपोर्ट भी आपका वैलिड नहीं है और होम ऑफिस हमें कंफर्म करेगा तो हम करेंगे। और मैं आपसे ये दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेरी जो वाइफ है वो 16 आवर वर्क कर रही है। ठीक। और मैंने 16 आवर वर्क शो की है, ये ठीक है, ये चलेगा या इसको ज्यादा करना पड़ेगा? ठीक। मुझे बताइए कि मुझे शादी रजिस्टर कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, देखिए बुनियादी तौर पे आपकी शादी रजिस्टर होनी चाहिए। काम का तो आप बाद में सोचेंगे, इधर वाइफ 16 आवर्स कर रही है, 20 कर रही है, 40 कर रही है, काम का अभी कोई इफेक्ट नहीं होगा जब तक आपकी शादी रजिस्टर नहीं होती। तो पासपोर्ट आपके पास नहीं है, आजकल मोस्टली जो रजिस्ट्रार होते हैं वो पासपोर्ट मांगते हैं। आपके पास दूसरी ऑप्शन ये है
कि आप पाकिस्तान हाई कमीशन जाएँ, उधर से अपना जो शनाख्ती कार्ड है वो लें, तो वो लेके एक रजिस्टर ऑफिस जाके कोशिश कर सकते हैं, साथ में बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो जब शादी रजिस्टर होगी उसके बाद आप यूरोपियन लॉ के अंदर एप्लीकेशन लगा सकते हैं। उस टाइम फिर अगर वाइफ आपकी 16 आवर्स काम कर रही है तो 16 आवर्स की पे स्लिप भेज सकते हैं, मगर पे स्लिप का मामला बाद में, पहले अपनी शादी रजिस्टर करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। Hello, Sam. Can I ask in English, please? Yes, sure, go ahead. Yeah, basically, my son applied for his wife to come over, and the application was refused. Okay. He went for an appeal, Mm-hmm. and his appeal was in November last year, and Okay. the judge allowed the appeal, Okay. and it passed. And that we had the notification, the termination came on the 6th of December. Okay. We had the letter on the 9th of December. Okay. And we've not heard anything from anyone now. Just wondering who should we contact, Okay. or what happened basically. Okay, thank you for the call. Well, of course, what you can do, of course, the better option will be for your son to go and see his local MP, member of the parliament. And what the member of parliament will do, of course, he will contact the Home Office, and Home Office will send the instructions to Pakistan, to British High Commission in Pakistan, and then British High Commission in Pakistan will contact your daughter-in-law, and then she needs to submit her passport with her medical certificate, TB certificate, and then they will issue her with the spouse visa. So better to contact the member of the parliament, or let your daughter-in-law know to contact British High Commission in Pakistan, and they will proceed the matter further. Thank you for your call. नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, वसीम बात बोल रहा हूँ जी मैनचेस्टर से। जी फरमाएं। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ना 20 आवर जो है ना काम शो किया था एचएम रेवेन्यू वालों को, उनको मैंने बताया था। ठीक। तो मैं ना वो उनसे ना जो है ना वो ले रहा हूँ, चार टैक्स सैलरी ले रहा था। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने ना जॉब जो है ना अक्टूबर में मैंने जॉब चेंज कर दी, मैं फिर ना फुल टाइम चला गया किसी और के कंपनी के साथ। ठीक। और मैंने फिर अपना इंडेक्स जो है ना वो अप्लाई किया है, क्या कहते हैं, नवंबर में। ठीक। तो मैंने एचएम रेवेन्यू वालों को ये नहीं बताया कि मेरी जॉब चेंज होगी। तो अब मुझे कोई फर्क पड़ सकता है मेरी एप्लीकेशन पे या नहीं है? मुझे क्या करना चाहिए? ठीक। तो अभी मेरा बायोमेट्रिक का डाटा जो है ना वो नेक्स्ट वीक करना है। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल देखें, आपको कानूनी तौर पर तो डिक्लेयर करना चाहिए था। ज़ाहिर बात है जो बेनिफिट ऑफिस है वो कहता है कि अगर आपके सर्कमस्टेंसेस चेंज हो तो यू मस्ट इन्फॉर्म देम। तो वो आपका और बेनिफिट ऑफिस का मसला है, वो होम ऑफिस से लेना देना उसका कोई नहीं है। तो जो आपकी एप्लीकेशन अभी होम ऑफिस कंसिडर कर रहे, अगर तो वो सेटिस्फाई होते हैं कि वाकई आप काम कर रहे थे और आप पिछले 2 साल से अपनी वाइफ के साथ रहते रहे, तो होम ऑफिस आपको इंडेफिनेट दे देंगे। तो इसका कोई बेनिफिट वगैरह से लेना देना नहीं है, ना ही आपकी एप्लीकेशन इस बेस पर रिफ्यूज़ हो सकती है कि आपने बेनिफिट वालों को अपना फुल टाइम वर्क क्यों नहीं दिखाया या क्यों नहीं उनको आपने सर्कमस्टेंसेस चेंज वाली इंफॉर्मेशन दी है। थैंक यू फॉर अ कॉल। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, वालेकुम अस्सलाम भाजी। जी फरमाएं। ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲਾਅ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ, ਵਾਈਫ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਸੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਘੱਲਾਂਗੇ, ਡੈਫੀਨਿਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ। ਠੀਕ। ਤੇ ਪਰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਵਾਈ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਏ ਸੀ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹਫਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ 578 ਪਾਉਂਡ ਸਮਥਿੰਗ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦੀ। ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਅੱਛਾ। ਕੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਲਿਵਰਪੂਲ ਫਾਈਲ ਲਾ ਦੇ। ਲਿਵਰਪੂਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਫਾਈਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾਤਾ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਵਰਪੂਲ ਚ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਏਦਾਂ ਘੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਝ ਚਾਂਸ ਉਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ? ठीक। ये 2 सवाल है मेरे भाई। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक आपके अपने केस का ताल्लुक है तो बिल्कुल आप टोटल रॉन्ग ट्रैक पे चले गए थे। ज़ाहिर बात है अगर आपके बच्चे ब्रिटिश थे तो आपको चाहिए था जो डोमेस्टिक लॉ है, अंडर इमिग्रेशन रूल्स, आपको एप्लीकेशन देनी चाहिए थी। अगर 1 साल पहले दी होती अभी तक आपका रिजल्ट आ जाता और मुझे लगता था अभी तक आपको स्टे भी मिल जाता। तो वो जो यूरोपियन रूल के अंदर एप्लीकेशन भेजी वो तो
आपने गलत भेजी, जिसकी वजह से आपको वेट करना पड़ा। तो बहरहाल अभी आपने ये होम ऑफिस में एप्लीकेशन जमा करा दी है, उन्होंने फ़ी चार्ज कर दी है, मुझे यकीन है कि आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर भी मिल गया होगा। तो इस एप्लीकेशन के अंदर 6 माह के अंदर डिसीजन हो जाएगा। तो अगर उन्हें आपको स्टे दिया तो वो 2.5 साल का डिस्क्रिप्शन लीव देंगे, अगर तो रिफ्यूज़ किया तो फिर आपके पास ऑप्शन होगी कि आप इस मैटर को हाई कोर्ट में चैलेंज करें। तो जहाँ तक आपके दोस्त का ताल्लुक है, तो अगर तो लेगेसी में उसका केस बनता था और कोर्ट ने, होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ कर दिया, कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया, उसके बाद उसने अगर फर्दर सबमिशन लिवरपूल जाके जमा करा दी हैं और अगर तो होम ऑफिस ने एक्सेप्ट कर दिए, तो मेरा ये मशवरा है कि पेशेंटली वेट करे। थोड़े अरसे तक होम ऑफिस उसके केस के ऊपर फैसला करेंगे। जैसे ही फैसला आता है किसी अच्छे से वकील से जाके मिले, वो देख के बताएंगे कि इधर लेगेसी में कोई चांस बनता है या किसी और कैटेगरी में अप्लाई करे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। साहब मेरे 2 क्वेश्चन हैं जी। मैं यहाँ पर ब्रिटिश पासपोर्ट पर हूँ और मेरी वाइफ जो है उसकी नेशनलाइजेशन होने वाली है अप्रैल के अंदर। ठीक है। तो उन्होंने लाइफ इन यूके तो दिया हुआ है, लेकिन इंग्लिश टेस्ट के लिए पूछना था कि उन्होंने पाकिस्तान से मास्टर्स किया हुआ है, अगर वो नैरेक से इक्विवेलेंसी करवा ली जाए तो आया वो एक्सेप्टेबल होगी या नहीं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरा कजन जो है वो 10 साल से है यहाँ पर लीगली लॉन्ग रेजिडेंसी की बेस पर, उसने अगले महीने इंडेफिनेट अप्लाई करना है और उसकी वाइफ जो है 2012 फरवरी से यहाँ पर मौजूद है। तो आया उसकी वाइफ का भी इंडेफिनेट हो सकता है या जो है वो सिर्फ कजन का इंडेफिनेट होगा? काइंडली इन 2 क्वेश्चन को जवाब दीजिएगा। और HSMP के खुलने के कुछ इम्कान है कि नहीं है? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल HSMP के खुलने के अभी तक कोई इम्कान नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट ने इस तरह का प्रपोजल निकाला है, तो काफ़ी लेस चांसेस लगते हैं। बहरहाल अगर कोई चेंजेस आएगी या कोई गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो मैं आइंदा आने वाले प्रोग्राम में आपको अपडेट करूंगा। तो जहाँ तक आपकी वाइफ का ताल्लुक है, तो बिल्कुल अगर तो यूके नायरिक से सर्टिफिकेट ऑफ कंपैरेबिलिटी मिल जाता है और वो कंफर्म करते हैं कि आपकी जो वाइफ का मास्टर्स डिग्री है वो यहाँ के बैचलर्स के इक्विवेलेंट है, तो वो जो सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेशन के साथ जमा करा सकते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी वाइफ की नेशनलिटी की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। तो जहाँ तक आपके कजन का ताल्लुक है, तो उनको तो लॉन्ग रेजिडेंसी के ऊपर इंडेफिनेट मिलेगा, तो उनकी वाइफ को अभी इंडेफिनेट नहीं मिल सकता, उनको 2.5 साल की डिस्क्रिप्शन मिलने के चांसेस हैं। या फिर अगर आपका जो कजन है वो काम करता है और उसकी इनकम 18,600 से ज्यादा है, तो उनको स्पाउस वीजा भी मिल सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने बिजनेस एंटरप्रेन्योर वीजा अप्लाई किया था एज ए टीम लास्ट ईयर जुलाई में, और हमारा वीजा रिफ्यूज हो गया था। हमने कोर्ट में अप्लाई किया अपील के लिए। अच्छा। हमारी हियरिंग है नेक्स्ट इस जुलाई में। ठीक। तो सर ये मेरे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गए और मैं वापस जाना चाहता हूँ। ठीक। तो अब मुझे ये प्रॉब्लम, अगर मैं छोड़ के जाता हूँ केस, तो मेरे साथ जो मेरा पार्टनर जिसने अप्लाई किया हुआ उसकी एप्लीकेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक। और क्या वो फ्रेश एप्लीकेशन डाल सकता है? अगर डालेगा उसे अपील के राइट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ठीक। और सर कोई ऐसा तरीका बताएंगे जिससे मैं जा सकूं लेकिन उसको कोई फर्क ना पड़े, उसकी एप्लीकेशन बच जाए? ठीक। या हम नया एफिडेविट लगा दें या नया कुछ लगा दें? सारा कुछ कर दे। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आप जब चाहे मर्जी जाए, आपको अपनी अपील विड्रॉ करके चला जाना चाहिए। आपको कोई यहाँ पे रोक रहा नहीं है, ना ही होम हाउस वाले या कोई आपको जबरदस्ती यहाँ पे रख रहा है। तो आप तो चले जाए। जहाँ तक आपके फ्रेंड का ताल्लुक है, जब उनकी हेयरिंग होगी तो कोर्ट में जाएं और कोर्ट में बताएं कि अभी सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए। उनको प्रूव करना पड़ेगा कि 50,000 पाउंड की इन्वेस्टमेंट उनके पास यहाँ पे अरेंज है, या फिर जो पहले अरेंजमेंट की थी कोई थर्ड पार्टी सपोर्ट, तो वो थर्ड पार्टी सपोर्ट से कोई नए एफिडेविट पेपर वगैरह चाहिए होंगे, जिससे उनको जज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आपके जाने से 50,000 की इन्वेस्टमेंट में कोई कमी नहीं हो रही। तो फिर कोर्ट उनकी अपील अलाउ कर सकता है, या फिर कोर्ट थोड़ी लिमिटेड एक्सटेंट तक उनकी अपील अलाउ करेगा और मैटर दोबारा होम ऑफिस को भेजेगा कि वो ये चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस कंसीडर करके नया डिसीजन करें। तो अभी उनको नई फाइल नहीं लगानी चाहिए, जो अपील है उसी को प्रोसीड करना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब मेरा क्वेश्चन है ILR के मुतालिक। मेरा बेटा यहाँ पे 2 साल पहले पैदा हुआ है। ठीक। और उसने हमारे साथ एक्सटेंशन ली Tier 1 की। ठीक। तो अब हमने ILR अप्लाई करना है, तो मुझे अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि क्या मैं अपने बेटे का ILR अप्लाई करूँ अपने साथ, अपने केस के साथ और अपनी वाइफ के साथ, या हम लोग अपना ILR कंप्लीट करके लेने के बाद उसकी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें? ठीक। और मेरा एक और बेटा है जो वो उसके बाद 1 साल बाद पैदा हुआ है, तो उसका अभी तो कोई चीज हमने अप्लाई नहीं की। ठीक। यानी कि या उसके लिए भी क्या एडवाइस होगी, क्या हम अपना ILR कर लें, क्योंकि वो तो उसका तो कोई वीजा है ही नहीं है अभी, कि हम अपना ILR पहले कर लें
और फिर उसका पासपोर्ट अप्लाई करें, या हम दोनों बच्चों को इकट्ठे अपने साथ ही केसेस अप्लाई करें? किस तरीके से क्या बेस्ट होगा? ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, क्योंकि दोनों बच्चे आपके यहाँ पे पैदा हुए हैं तो उनके लिए लाजमी रिक्वायरमेंट ये है कि उनके पास इंडेफिनेट होना चाहिए। तो अंडर सेक्शन 3 वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं जिस दिन आप या आपकी वाइफ के पास इंडेफिनेट आता है। तो अभी आपको दोनों बच्चों के लिए कुछ करने की नहीं ज़रूरत, अपना और वाइफ का इंडेफिनेट अप्लाई करें। जैसे ही मिल जाए तो दोनों बच्चों की रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन ऑफिस में जमा करा दीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कोई 3 से 6 माह के अंदर अंदर एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएंगी और बच्चों को ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। अच्छा, पूछना ये था कि 2 चीजें थी। एक ये कि मेरा जो जुलाई में 2012 से पहले मैंने अप्लाई किया था तो स्पाउस वीजा था, अभी मई में वो एक्सपायर हो रहा है। सवाल ये है कि क्या, एक तो ये सवाल है कि क्या मैं इंडेफिनेट के लिए एलिजिबल हूँ अप्लाई करना, और दूसरा सवाल ये है कि अगर इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करूंगा तो लाइफ इन यूके प्लस इंग्लिश टेस्ट दोनों करने पड़ेंगे या एक कोई काफी है? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, आप 2 साल के बाद इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आप पुराने रूल्स के अंदर आते हैं। तो बिल्कुल 28 अक्टूबर से रूल चेंज हो गए थे, तो लाजमी बात है कि आपको लाइफ इन द यूके टेस्ट चाहिए होगा और लाइफ इन द यूके टेस्ट के साथ साथ आपको B1 लेवल का एक इंग्लिश एग्जाम का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। तो अगर ये दोनों अभी आपने नहीं किए तो मेरा ये मशवरा है कि फौरी तौर पर तैयारी करके दोनों क्लियर कर लें ताकि मई में या मई से पहले जब भी आप अप्लाई करें तो ये दोनों सर्टिफिकेट्स आपके पास मौजूद हों। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। गुड आफ्टरनून सर। यस, गुड आफ्टरनून। मेरा ये केस है कि मेरी शादी हुई है EU नेशनल के साथ, 3 साल से ज्यादा हो गए। ठीक। पर अभी रिलेशन डिवोर्स अप्लाई कर दिया मेरी वाइफ ने। अच्छा। तो मैं ये पूछना था कि अगर डिवोर्स हो जाता है 3 साल के बाद क्या रिक्वायरमेंट है? मेरा वीजा एक्सटेंड हो सकता है? मैं इंडियन नेशनल हूँ। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, एक रेगुलेशन 10 के मुताबिक आपका वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है, मगर उसकी 2 बुनियादी शराइतें। एक तो ये कि आपकी डाइवोर्स क्लियर होनी चाहिए, आपके पास डिग्री एब्सोल्यूट हो, डाइवोर्स सर्टिफिकेट हो, जो कि मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले 6 माह में या 9 माह में आपको मिल जाएगा। तो जैसे वो मिलता है उसके साथ साथ दूसरी मेन रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि जो 3 साल आपकी शादी चली है, इधर आपकी वाइफ ने यूके में काम किया है और आप दोनों साथ रहते रहे। तो अगर आपके पास वाइफ के पे स्लिप्स है या फिर टैक्स रिटर्न है या फिर बैंक स्टेटमेंट है या फिर P60 है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो बेहतर है किसी अच्छे से वकील से जाके मशवरा करें, उनको बताएं कि आप कब आए थे, इधर को बच्चे हैं नहीं है, शादी कब रजिस्टर हुई, डिवोर्स के लिए कितना अर्सा हो गया अप्लाई किए। तो वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लिख के देंगे कि जो आपको बुनियादी तौर पर चाहिए होंगे। जिस दिन आपकी डिवोर्स हो जाती है उसके बाद आप किसी भी टाइम एप्लीकेशन ऑफिस में दर्ज करा पाएंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए सर। जी, गुड आफ्टरनून सर, मैं सतनाम सिंह हाँ। ठीक। मेरा भरा है जी छोटा, वो अपने ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਲਵਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਬੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ फिर उसी जगह ते हुण ओदी मैरिज रजिस्टर करा दी है जी। ठीक। हुण की करना चाहिए आगे? ठीक। और अभी कोई उनका एप्लीकेशन वगैरह चाह रहा है हाई कोर्ट में कि नहीं? हाँ जी, एक FLR पाया सी ब्याह तो 2 दिन पहला, तो एक जी अपने जेड़ा जुडिशियल रिव्यू है, 2 ही चल रहे हैं जी। ठीक। और शादी किस नाल हुई है? उनकी नेशनलिटी क्या, ब्रिटिश नेशनल है, यूरोपियन? नहीं, वो अपने इंडियन है, पर वो इत्थे अपने परमानेंट सेटल है। ठीक। और उनका पहले कोई शादी वगैरह हुई थी कि नहीं हुई? हाँ जी, होया सी डिवोर्स। ते बच्चे वगैरह भी हैं कोई? नहीं, बच्चा कोई नहीं।
ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल अभी आपका जो कज़न है या भाई है तो उसको चाहिए कि वो होम ऑफिस में एक फ्रेश एप्लीकेशन भेज दे, उनको बताए कि अभी सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, पहले शादी रजिस्टर नहीं हुई थी, अभी शादी रजिस्टर हो गई है, तो होम ऑफिस वाले उनका केस कंसीडर करके फैसला करेंगे। तो उधर तो अगर केस रिफ्यूज कर देते हैं तो उनके पास दो ऑप्शन होगी, या तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं या फिर वो अपने कंट्री जाके एंट्री क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मगर बेहतर है किसी अच्छे से वकील से जाके मिले, उनको सारा पेपर वर्क बताएं कि वो कब आए थे, ओवरस्टे कब किया, तो होम ऑफिस ने डिटेन कब किया, पासपोर्ट किधर है, उनकी वाइफ काम करती है नहीं करती, अकोमोडेशन क्या है, तो वो सारे सर्कमस्टांसेस देख के बताएंगे कि उनके लिए बेहतर ऑप्शन क्या होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ चलता है एक छोटी सी ब्रेक का, आप टीवी देखते रहिएगा, चंद ही लम्हों में फिर हाजिर होते हैं। इस एप्लीकेशन का क्या बनेगा? ठीक, और अभी जुडिशियल रिव्यू पेंडिंग है उनका हाई कोर्ट में, जुडिशियल रिव्यू की एप्लीकेशन पेंडिंग है अभी जी, अभी दी है उन्होंने, क्योंकि उनके पास जनवरी तक का टाइम था, तो इन टाइम उन्होंने कर दी ना अपनी एप्लीकेशन, तो अभी कितना टाइम लगता है? ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल हाई कोर्ट में जो उन्होंने एप्लीकेशन भेजी है जुडिशियल रिव्यू की, उसके अंदर कोई 6 माह के अंदर अंदर कोई ना कोई जवाब आ जाएगा, तो काफी अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि बच्चों को 7 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। तो जो होम ऑफिस के सॉलिसिटर्स होंगे वो आपके सॉलिसिटर को कांटेक्ट करके कहेंगे कि भाई ये आप अपना हाई कोर्ट से केस विड्रॉ कर दें, और होम ऑफिस वाले 3 माह के अंदर अंदर केस को दोबारा रिव्यू करेंगे। तो फिर वहाँ पे 2 ऑप्शन होंगी, एक हो तो होम ऑफिस वाले नया फैसला करेंगे, तो फैसला इधर वो स्टे दे देंगे, अगर स्टे नहीं दिया तो वो आपके सिस्टर को अपील का राइट दे देंगे, तो फिर वो अपील करे, इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में केस चला जाएगा। वहाँ पे अच्छे चांसेस हैं कि इमिग्रेशन जज ह्यूमन राइट्स की बेसिस के ऊपर पैराग्राफ 276 ADE सेक्शन 55 की बेसिस के ऊपर उनकी अपील अलाउ करे। तो फिलहाल अगर जुडिशियल रिव्यू के लिए अप्लाई कर दिया है तो पेशेंटली वेट करते रहे, थोड़े अरसे बाद आपको कोई ना कोई कॉरेस्पॉन्डेंस मिल जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपनी बहन और अपने भतीजे को एज ए स्टूडेंट यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। अच्छा। तो क्या ये मुमकिन है वो मेरी बैंक स्टेटमेंट एज ए थर्ड पार्टी यूज कर सकते हैं? एक तो ये मेरा सवाल है। ठीक। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं नेक्स्ट मंथ अपना ILR ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग रेजिडेंसी अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अच्छा। मुझे और मेरे मिसेस को, मैं स्टूडेंट हूँ, हमें काम की इजाजत नहीं है। ठीक। तो हमारे वीजे भी नेक्स्ट मंथ एक्सपायर हो रहे हैं। ठीक मेरे है। 2 बेटे हैं जो यहीं पैदा हुए थे। ठीक। हम सबके वीजे नेक्स्ट मंथ एक्सपायर हो रहे हैं। ठीक। जब मैं ILR करूंगा तो मैं अगर बच्चों को अप्लाई ना करूँ तो नहीं वाल मुझे अगर ILR मिल जाता है तो क्या वो एलिजिबल होंगे कि उनको नेशनैलिटी के लिए रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी और स्टेटस का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? ठीक। और दूसरा ये है कि अगर मिसेस का मैं FLRO पे अगर भेजता हूँ तो कितने चांसेस है कि उसको भी वो डिस्क्रिप्शन लीव 2.5 years की अलाउ हो जाएगी? ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है तो बिल्कुल आप अपने कजन्स को या भांजी को या भांजे को स्टूडेंट पे बुला सकते हैं, मगर बुनियादी तौर पे जो बैंक स्टेटमेंट होगी इधर उनकी अपनी होनी चाहिए या फिर उनकी पेरेंट्स की हो। तो थर्ड पार्टी की आपकी अगर जमा कराते हैं तो होम ऑफिस वाले नहीं मानेंगे, वहाँ से वो एप्लीकेशन टर्न डाउन कर देंगे। तो अगर तो उन्हें अप्लाई करना है स्टूडेंट के ऊपर तो यहाँ पे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, साथ में जो मेंटेनेंस है वो अपने अकाउंट में शो करें, अगर अपने में नहीं कर सकते तो अपने पेरेंट्स के अंदर अकाउंट में शो कर दीजिएगा। तो जहां तक आपके केस का ताल्लुक है तो बिल्कुल आप तो अपने इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कीजिएगा, वाइफ का आप एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। अब होम ऑफिस वाले चांसेस हैं कि एप्लीकेशन उनकी रिफ्यूज कर दे, मगर अपील पे काफी अच्छे चांसेस होंगे कि उनकी अपील अलाउ हो। तो बच्चों का ये कीजिएगा कि जैसे ही आपको इंडेफिनेट मिलता है तो उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि उनकी बात यहाँ पे हुई है और जब वो पैदा हुए थे आपके पास स्टेटस था यहाँ पे, तो इसलिए अंडर सेक्शन 3 उनको नेशनैलिटी मिल जानी चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरे पास ना लेगेसी में मुझे ह्यूमन राइट्स की बेस पे डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी 3 साल की। ठीक। तो मेरे अब एक्सटेंशन जानी है और मैंने ना वेबसाइट पे, होम ऑफिस की वेबसाइट पे फॉर्म देखा है। अच्छा। जो उन्होंने लिखा है कि लेस देन 4 ईयर की लीव के लिए ये फॉर्म यूज होगा और लेगेसी और ये ह्यूमन राइट्स वाले, ये फॉर्म है DLPDF 788KB। मैं कंफर्म करना चाहती हूँ क्या यही फॉर्म है जिसको मुझे भेजना है? और दूसरा ये कि जब मुझे इसके इंडेफिनेट के लिए भी भेजना है तो इस फॉर्म के अंदर
इन्होंने रिक्वायरमेंट नहीं डाली कि मैं अपना वो लाइफ इन द यूके टेस्ट और वो इंग्लिश का कोर्स करके वो भी अपने सर्टिफिकेट साथ डालूं। प्लीज मुझे जरा कंफर्म कर दें इन दोनों बातों के लिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल ये फॉर्म अपनी यूज कीजिएगा। अगर आप एप्लीकेशन जमा कराती हैं तो FLRO फॉर्म फिल करें, वो होम ऑफिस को भेजें। उसमें होम ऑफिस की 578 पाउंड फी है, तो वो भेज दें। कोई 3 से 6 माह के अंदर अंदर होम ऑफिस वाले आपको 3 साल की फर्दर एक्सटेंशन दे देंगे। तो बुनियादी तौर पर जब 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जब इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करें तो तब आप सेट ओ फॉर्म यूज कीजिएगा। उस टाइम डिपेंड करता है होम ऑफिस की कितनी फी होगी, मगर उस टाइम अगर आप अपना लाइफ इन यूके टेस्ट करना चाहती हैं तो वो भी कर लीजिएगा। साथ में B1 जो इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम है वो भी क्लियर कर दीजिएगा, मगर वो अभी नहीं, जब आपको 3 साल की फर्दर एक्सटेंशन मिले और जब आपको 6 साल यहाँ पे लीगल कंप्लीट हो। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास है डिस्क्रिमिनेटरी लीव 3 साल की, और वो एक्सपायर हो रही है साल सितंबर में। ठीक। और मेरी यहाँ पर 2 बच्चे हैं और मेरी वाइफ है वो ब्रिटिश है। ठीक। जो एक बच्ची है मेरी पाकिस्तान में जो मेरी एक्स मैरिज से है, ठीक, उसको मैंने लास्ट टाइम स्पॉन्सर किया था तो उन्होंने वीजा रिफ्यूज कर दिया था विजिट, उसको कहा था कि भी चाइल्ड कस्टडी नहीं है। ठीक। अब मैंने चाइल्ड कस्टडी ले ली हुई है उसकी। ठीक। तो अब मैं उसके लिए जब अप्लाई करूंगा तो वीजा टू जॉइन फैमिली अप्लाई करूंगा। ठीक। और क्या कि मुझे वेट करना चाहिए जबकि मैं अपनी एक्सटेंशन 3 ईयर की मजीद अप्लाई करूंगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन पे अप्लाई करनी पड़ती है आपको 3 साल की, उसके साथ अप्लाई करूं या उससे पहले भी कर सकता हूँ? ठीक। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आप अपनी बेटी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपके पास डिस्क्रिप्शन लीव है। डिस्क्रिप्शन लीव पे बुनियादी प्रोविजन ये है कि आप अपने होम कंट्री से ना ही वाइफ हस्बैंड को बुला सकते हैं ना ही बच्चों को बुला सकते हैं। तो आप अपनी तो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दीजिएगा नॉर्मल रूटीन में। अगर आप अपनी बच्ची को बुलाना चाहते हैं तो जो आपकी वाइफ होंगी वो मेन स्पॉन्सर करेंगी और उसके बाद उनको वहां से वीजा मिल सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मेरी बहन ने पाकिस्तान से अप्लाई किया था स्टूडेंट वीजे के लिए। अच्छा। ठीक है, उसके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं थी, तो मेरे कजन ने कहा था कि आप मुझे पैसे दें तो मैं आपको बैंक स्टेटमेंट बना देता हूँ। ठीक है, जब वो बैंक यहाँ से एडमिशन हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, इंटरव्यू में वो पास हो गई, सारा कुछ हो गया, तो फिर उसके बाद जब वो उन्होंने इंक्वायरी की तो उसमें ना वो जो जाली थी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, जाली थी, तो उन्होंने उसके उस पे उन्होंने 28 दिन का अपील का वो कहा कि आप अपील 28 दिन में कर सकते क्योंकि आपके सारा कुछ क्लियर है कि बैंक स्टेटमेंट आपकी ठीक नहीं है। तो उन्होंने उसके पासपोर्ट पे 320 लगाया है। कि 320 क्यों लगा है, ये क्या हट सकता है? ठीक। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल 320 हट सकता है अगर तो उनकी अपील अलाउ हो। तो अगर अपील अलाउ नहीं होती तो उनको 10 साल का बैन होगा इस ग्राउंड्स के ऊपर कि उन्होंने डिसेप्शन के उन्होंने फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स उसमें जमा कराए। तो बेहतर है किसी अच्छे सबकी से जाके मैंने उनको सारी चीज़ बताई इन डिटेल, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो फिर एडवाइस करेंगे कि बेहतर ऑप्शन क्या है। तो अपील के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर अपील नहीं करते और या फिर अपील करते हैं और डिसमिस हो जाती है तो फिर आपकी जो सिस्टम है वो स्टूडेंट के वीजे के ऊपर यहाँ पे नहीं आ सकती। हाँ, अगर कार को उनकी कोई इससे शादी होती है, कोई ब्रिटिश नेशनल है या फिर किसी के पास इंडेफिनेट है या फिर अगर कोई यूरोपियन नेशनल है तो उस ग्राउंड्स के ऊपर यहाँ पे आ सकती है, उस पर एग्जाम्शन है। बाकी किसी और कैटेगरी में फिर उनको वीजा नहीं दिया जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है जी कि मैं इस मुल्क में HFMP Tier 1 जनरल पे आया था। अच्छा। उस वक्त मुझे मेरी बैचलर्स मास्टर्स डिग्री थी, यहाँ पे उन्होंने बैचलर्स उसको माना था और मुझे 30 पॉइंट्स दिए थे। ठीक। प्लस इंग्लिश लैंग्वेज के भी उन्होंने 10 पॉइंट्स दिए थे जो इंस्टीट्यूशन के लेटर पे था। ठीक। फिर एक्सटेंशन के टाइम भी इसी तरह हुआ, मुझे 30 पॉइंट्स उन्होंने डिग्री के दिए और 10 पॉइंट्स इंग्लिश लैंग्वेज के दिए। ठीक। अभी मैंने इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइफ इन द यूके तो मैंने किया हुआ है। ठीक। अभी जो इंग्लिश डिग्री टॉट इन इंग्लिश का एविडेंस है, ठीक, ये मैंने क्या प्रोवाइड करना है, या मैंने पॉइंट्स बेस्ड कैलकुलेटर से तो लूं, उधर से एविडेंस लूं, यूके नेरिक वालों को भिजवाऊं और वहां से एविडेंस लूं? क्योंकि पॉइंट बेस्ड कैलकुलेटर पे मेरी डिग्री तो है, इंग्लिश लैंग्वेज का तो पॉइंट बेस्ड कैलकुलेटर पे वो कुछ नहीं बताते। फाइनली मुझे जरा ये बता दें कि मैंने एज एविडेंस क्या उनको देना है। ठीक। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल जिस तरह मैंने पहले कॉलर के जवाब में बताया था 28 अक्टूबर से ये रूल्स वगैरह चेंज हुए थे। जो रूल्स चेंज हुए थे वहाँ पे होम ऑफिस ये कहती है कि अगर तो अपने लास्ट एप्लीकेशन के अंदर अपनी इंग्लिश लेवल सेटिस्फाई किया था तो हमें आपको इंडेफिनेट की
टाइम शो नहीं करना पड़ेगा। तो जब आप अपने इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करेंगे, कवरिंग लेटर में मेंशन कर दीजिएगा कि आप 2009 में या 10 में आए थे HSMB के ऊपर, उस टाइम आपको डिग्री के पॉइंट्स मिले, साथ में इंग्लिश के 10 पॉइंट्स मिले, उसके बाद एक्सटेंशन मिले, तो होम ऑफिस वाले आपको ऑटोमेटिकली एग्जाम्प्ट कर देंगे और आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है जी? ठीक बिल्कुल जी, ठीक ठाक। अच्छा, मैंने क्वेश्चन करना था। मैं आया था 2008 में, ठीक, एज अ स्टूडेंट। उसके बाद मेरा 2010 में तकरीबन मेरा वीजा खत्म हुआ था। उसके बाद मैंने केस डाला था अपने फादर के ब्याह पे। ही इज ब्रिटिश, ठीक, और पेंशनर राइट नाउ। लेकिन वो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। फिर हम लोगों ने रिकंसिडरेशन डाला। रिकंसिडरेशन के बाद मुझे अब आके 2014 में आके एक लेटर आया कि आप जी रोजाना, मतलब कि एवरी वीक ना पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें, और अगर आप वॉलंटियरली जाना चाह रहे हैं तो वापस चले जाएं। ठीक। मैंने पूछना था इसका फर्दर क्या होगा, या क्या डिसीजन निकल सकता है, या क्या मेरी फेवर में कुछ आ सकता है, ऐसा कुछ? ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल फेवर में आने का इम्कान कम है। क्यों कम है? क्योंकि अभी आपकी कोई वैलिड एप्लीकेशन होम ऑफिस में पेंडिंग नहीं है। होम ऑफिस वालों के पास कोई वैलिड केस नहीं है जो वो कंसीडर करें। तो आपके पास भी कोई वैलिड बेसिस नहीं है जिस बेसिस पे आप यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि जो रिकंसिडरेशन की एप्लीकेशन होती है उसकी कोई कानूनी तौर पे वैल्यू नहीं होती, ना ही होम ऑफिस के ऊपर कोई लीगल एप्लीकेशन है कि वो आपको डिसीजन दे। तो अभी आपको चाहिए कि फौरी तौर पर किसी HSF केस से जाके मिले और होम ऑफिस में एक वैलिड एप्लीकेशन दें, दोबारा फॉर्म फिल करें और दोबारा होम ऑफिस की फी पे करें, और दोबारा उनको अपने सर्कमस्टांसेस बताएं कि आप किस बेसिस के ऊपर यहाँ पे रहना चाहते हैं। अगर तो होम ऑफिस वाले दोबारा आपका केस रिफ्यूज कर देंगे तो फिर आपके पास ऑप्शन होगी कि आप इसको कोर्ट में चैलेंज करें या फिर होम ऑफिस से अपील का राइट लें। तो बेहतर है किसी HSF केस से जाके मिले, उनको बताएं कि लास्ट एप्लीकेशन कब रिफ्यूज हुई, उसके बाद कोई कॉरेस्पॉन्डेंस आई नहीं आई, फादर की एज कितनी है, इधर उनका कोई लुक आफ्टर करने वाला है नहीं है, तो वो आपको बताएंगे कि कौन सी एप्लीकेशन करें और किस तरह जमा करानी पड़ेगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं स्पाउस वीजे पे इधर आई थी, और मैं जैसे इधर आई हूँ तो मेरे हस्बैंड का काम जो है ना वो खत्म हो गया। उसकी वजह से उन्हें डिप्रेशन हो गया और बीमार है तब से। अच्छा। तो भी मैंने अप्लाई करना है स्टे के लिए, तो मेरा क्या हो सकता है, मैं क्या करना चाहिए? और आपका वीजा भी कब तक वैलिड है? मार्च 15 तक। मार्च 2015 तक। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल 14 तक, नेक्स्ट मंथ। अच्छा, नेक्स्ट मंथ है। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बहरहाल अभी जारी बात है, बुनियादी तौर पे जब आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एविडेंस देना पड़ता है कि पिछले 2 साल से आप दोनों साथ रहते रहे। साथ में ये एविडेंस देना पड़ता है कि आपने अपने आप को और अपने हस्बैंड को यहाँ पे अकोमोडेट मेंटेन किया है, आप किसी किस्म के बेनिफिट्स के ऊपर आपने रिलाई नहीं किया। तो जो कि मुझे लगता नहीं कि आपके केस में पॉसिबल होगा। तो बेहतर है किसी HSF केस से जाके मिले, उनको अपना सारा पेपर को बताएं, देख के बताएंगे कि बेहतर ऑप्शन क्या है। अगर इंडेफिनिट अभी नहीं हो सकता तो सिंपल आप एक्सटेंशन ले लें, और 2 साल के बाद या जब भी आपके पेपर अरेंज हो जाएं उसके बाद आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कीजिएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी आदिल भाई। जी फरमाए। जी आदिल भाई, मेरा ना आपसे ये क्वेश्चन है कि मेरे हस्बैंड ना यहाँ पे 2000 में आए थे। अच्छा। तो उनका ना 2002 में उन्होंने असाइलम किया था। ठीक। तो फिर उसके बाद उन्होंने साइन ऑफ लगा दिया था इनको, और ये नहीं गए। तो 2010 में ना इन्होंने अपना वो रीओपन करवाया था दोबारा केस। ठीक। तो इन्होंने दोबारा साइन ऑफ लगा दिया था, और 3 साल ये जाते रहे। लेकिन जब इस मंथ गए हैं ना तो इन्होंने ना इंटरव्यू लिया इनसे। अच्छा। तो उसमें बैक होम के बारे में सारा कुछ पूछा है, और इनकी फिंगरप्रिंट और फोटोज वगैरह लिए हैं। अच्छा। या मेरा यही क्वेश्चन है कि इन्होंने ऐसे क्यों किया, और इन्होंने ये फिंगरप्रिंट जो लिए हैं और बैक होम के बारे में सारा कुछ पूछा है। ठीक। ये मतलब इसका क्या हो सकता है? ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपके हस्बैंड को चाहिए कि फौरी तौर पे किसी HSF केस से जाके मिले, उनको सारी बात बताएं, क्योंकि होम ऑफिस को चाहिए था कि इनका केस लेगेसी के अंदर कंसीडर करें। तो मुझे नहीं पता इधर आपके हस्बैंड ने लेगेसी के अंदर केस को लगाया है नहीं लगाया, कोई फर्दर सबमिशन जमा कराई है नहीं कराई, हालांकि उनको काफी पहले करा लेना चाहिए था।
तो अभी क्योंकि ये साइन करने जहाँ पे जाते हैं वो लोकल इन्फोर्समेंट ऑफिस है, उनका काम होता है कि वो हर बंदे का रिकॉर्ड रखें। तो बाद वो पीछे पाकिस्तान का एड्रेस वगैरह मांगते हैं कि अगर कल को ट्रैवल डॉक्यूमेंट लेना पड़े या फिर अगर पाकिस्तान हाई कमीशन से पासपोर्ट निकलवाना हो तो उनके पास सारी डिटेल्स मौजूद हों जिधर इंक्वायरी कर पाएँ। तो बेहतर है किसी ऐसे वकील से जाके मिले। अगर लेगेसी में अभी तक अप्लाई नहीं किया तो फौरी तौर पे एप्लीकेशन जमा करा दें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम सर, मैं टियर 1 जनरल पे हूँ पिछले 4 साल से। मेरी वाइफ और बच्चे भी यहाँ पे हैं पिछले 3 साल से। ठीक। इस साल के एंड में मैं अप्लाई करूंगा इंडेफिनिट के लिए। ठीक। मुझे ये पूछना था कि क्या मेरी वाइफ को इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करना पड़ेगा और उनको लाइफ इन यूके भी करना पड़ेगा? ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, आपकी वाइफ को लाइफ इन द यूके टेस्ट भी करना पड़ेगा, साथ में उनको इंग्लिश का भी क्लियर करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट चाहिए होगा क्योंकि आपकी वाइफ भी इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर रही है। कानून ये है कि कोई भी बंदा अगर ओवर 18 है और अंडर 65 है तो उसको चाहिए होगा उनको लाइफ इन द यूके टेस्ट की और साथ में नॉलेज ऑफ इंग्लिश की जो इंग्लिश B1 लेवल का है वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपकी वाइफ को चाहिए, वो कर लीजिएगा। तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपके इंडेफिनेट पे किसी किस्म का कोई मसला या प्रॉब्लम आएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 2011 में आया था फैमिली के साथ, असाइलम किया था मैंने। ठीक। तो वो उस वक्त तो मेरी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई थी। अच्छा। अभी मैंने 3 महीने पहले फ्रेश क्लेम डाला था, मगर अभी तक उसका मुझे रिस्पांस नहीं मिले। अच्छा। तो मुझे अभी 1-2 दिन पहले एक लेटर मिले कि आप अपना बायोमेट्रिक्स वगैरह कर ले किसी पोस्ट ऑफिस में जाके। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा सिर्फ भिजवाया, मेरी फैमिली का बाकी का नहीं भिजवाया। अच्छा। तो ये लेटर जो फ्रेश क्लेम किया था उसका जवाब भी नहीं है और ये लोग ये क्यों मांग रहे हैं, इसके बारे में पूछना था। ठीक। और बाकी फैमिली का क्यों नहीं भिजवाया? ठीक ठीक है, आपके कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आप फौरी तौर पे जाके अपने बायोमेट्रिक्स करवाएं पोस्ट ऑफिस में, तो ये अच्छा इम्कान लगता है कि आपको यहाँ पे स्टे मिल जाएगा। तो फैमिली का भी माइट भी वो थोड़े अरसे बाद भेज दें। तो यूजुअली अब ये मसले किसी को भी स्टे देते हैं, आइदर वो असाइलम में देते हैं या फिर ह्यूमन राइट्स में देते हैं, तो उनको कहते हैं कि भैया आप पोस्ट ऑफिस में जाके अपने बायोमेट्रिक्स एनरोल करें जो कि आपको इन्विटेशन आ गया है। तो बिल्कुल ये जाके दे दीजिएगा, फिर थोड़ा अर्सा वेट करें, कोई 4 से 6 वीक। 4 से 6 वीक के अंदर अंदर होम ऑफिस से कोई ना कोई डिसीजन भी आ जाएगा और काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आपके जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी भी इस तरह की इनविटेशन लेटर होम ऑफिस से आ जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, मेरा नाम ज़हूर है और मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा इंडेफिनेट हो गया लास्ट ईयर सितंबर में और अब 1 साल मुझे इंतजार करना है अपनी नेशनलिटी लेने के लिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इसके दौरान जाके बाहर यानी दुबई में मैं अपने को कारोबार करना चाह रहा हूँ, तो क्या जो मैं वहां रहूंगा 6 महीने या 4 महीने वो 1 साल में काउंट होगा या नहीं होगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा? ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल सितंबर में आपको इंडेफिनेट मिला, इस साल सितंबर में आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बुनियादी कंडीशन ये है कि आप 3 माह से ज्यादा कंटिन्यूसली नहीं रहना चाहिए। अगर आप 90 डेज से ज्यादा 3 माह से ज्यादा इस साल में बाहर रहते हैं तो फिर वो मसले आपकी नेशनलिटी की एप्लीकेशन रिफ्यूज कर सकते हैं। तो अगर आप कारोबार करना चाहते हैं, दुबई करना चाहते हैं या जहाँ पे भी, तो मेरा ये मशवरा है कि 3 माह के अंदर अंदर मामले निपटा के वापस यहाँ पे पहुंच जाइएगा, क्योंकि अगर 3 माह से ज्यादा अरसा हो गया तो नेशनलिटी की एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है कि वो 3 साल पहले उसने एक शादी की थी यूरोपियन लड़की के साथ। ठीक है। उसको 5 साल का वीजा मिला था और उसका वीजा जो एक्सपायर हो रहा है वो 2016 में हो रहा है। ठीक। लेकिन वो अभी उसका वाइफ के साथ झगड़ा चल रहा है, तो हो सकता है उसकी डाइवोर्स हो जाए। ठीक। तो उसमें एक तो मुझे ये पता करना था कि उसको वीजा के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, मतलब फर्दर। एक तो उसका लड़की का काम करना जरूरी है या मतलब, और कितना साल उसने मतलब उसने डॉक्यूमेंट शो मतलब चाहिए होंगे, प्रूव करना होगा कि वो इकट्ठे रहे हैं। ठीक
ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर भाई की डिवोर्स हो जाती है तो उसके बाद वो अंडर रेगुलेशन 10 होम हाउस में एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले कॉलर के जवाब में बताया था कि 2 बुनियादी कंडीशंस हैं। एक तो ये कि उनकी डिवोर्स होनी चाहिए, दूसरी कि उनके पास एविडेंस हो कि 3 साल का जो पीरियड है इसमें एटलीस्ट 1 साल 12 महीने वो साथ रहे हैं और 12 महीने जो यूरोपियन नेशनल है वो यहाँ पे काम करती रही है। कोई टीटी राइट का एविडेंस हो कि वो अपने टीटी राइट एक्सरसाइज करती रही है। तो अगर ये एविडेंस नहीं मिलता फिर एप्लीकेशन अप्रूव होने के चांसेस कम है। अगर तो एविडेंस है फिर आपके भाई को फिक्र करने वाली बात नहीं है। रूल है, लॉ है, जिसके मुताबिक उनको यहाँ पे स्टे मिलनी चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़िम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन जो डाली जाती है वो रिफ्यूज हो गई है और उसको जो है ना एप्लीकेशन को हाई कोर्ट में डाल सकते हैं विदाउट राइट ऑफ अपील, और उसका प्रोसेस टाइम क्या है, फी कितनी है, क्या उसका तरीकाकार है? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अब ये टोटल डिपेंड करता है कि आपकी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन किन ग्राउंड्स के ऊपर रिफ्यूज की है। तो बुनियादी तौर पे आजकल जो होम हाउस वाले एप्लीकेशन रिफ्यूज कर रहे हैं वो पैराग्राफ 276 के ऊपर करते हैं कि आपको यहाँ पे रहते रहते 20 साल नहीं हुए, या फिर आपकी एज अंडर 18 नहीं है, आपको 7 साल नहीं हुए, या फिर आप अंडर 25 नहीं है, आपने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा इधर नहीं गुजारा। तो अगर आपकी भी इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई है तो बिल्कुल उसको हाई कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं। जहां तक फी का ताल्लुक है तो बेहतर है किसी अच्छे से वकील से जाकर मिलिएगा, वो आपको टोटल फी का ब्रेकडाउन बता देंगे कि कितना खर्चा हो सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट में अगर आगे हेयरिंग वगैरह हो तो फिर उधर बैरिस्टर जाके आपको रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ज्यादा खर्चा भी होने के इम्कान है। तो फिलहाल बेहतर है किसी अच्छे से वकील से जाके मिलें, वो आपको एग्जैक्टली गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और कितने अच्छे चांसेस हैं कि हाई कोर्ट से आपका मैटर रिजॉल्व हो जाए। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, यहीं तक था आज का शो। 1 घंटे का वक्त था, बड़ी तेजी से गुजर गया। आपके सामने जितनी ज्यादा कॉल ले सकता था ली, फिर भी अगर किसी की कॉल ना मिल पाई हो तो अगले हफ्ते अगले सैटरडे 4 बजे फिर यहीं पर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। रब रखा। पंजाबियां दी 2014, where the ruler of the year is Moon. 9 planets, 12 signs, 27 constellations. What all these going to bring for you? What kind of harmony, happiness and prosperity level will you be able to achieve? What does 2014 say about you? If these are your questions, then keep on watching Jyotish Shastra with Prakash. बदकिस्मती के जागने से पहले जगाएं आप अपनी किस्मत। समय का काल चक्कर जो बदल दे आपकी जिंदगी। ज्योतिष शास्त्र भविष्यवाणी नहीं करते, बल्कि ग्रह खुद बोलते हैं।